तो स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं ये जो सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड हाफ ईयरली पेपर 2024 और 25 का हुआ है। इस पेपर को आइए समझते हैं कि कैसा ये पेपर है, किस प्रकार से आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, हाफ ईयरली हो अगली यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 का हो। तो शुरू में एक खंड अ और खंड ब में बटा हुआ। खंड अ आपका एमसीक्यूज बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओएमआर पर आधारित और 70 अंक का पूर्णांक है, और खंड ब डिस्क्रिप्टिव है। यहाँ पे खंड अ आप देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो फ्रांस की क्रांति 17 मई फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा का है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। और तीसरा देखिए, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था। और चौथा, वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आप देखिए, 4 विकल्प में एक विकल्प जो सही हमने किया है। और 5वां, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ कहाँ से किया था? दांडी तट से किया था। दूसरा वाला विकल्प राइट होगा। प्रश्न 6वां आप देख पा रहे हैं कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ था? आर्थिक महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था वो 1929 ईस्वी में हुआ था। वो 1929 ईस्वी 29 अक्टूबर 1929 में, अर्थात फर्स्ट वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। 7वां देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में पड़ता है। ये पहला वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अयस्क 8वां देखिए, अयस्क लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क को हम लोग अनवीनीकरण योग्य संसाधन में मानते हैं। अनवीनीकरण अर्थात अनवीनीकरण का मतलब कि 4th वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न 9 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है? देखिए, सीढ़ीदार खेती उत्तराखंड में ज़्यादातर होती है, जहाँ पर पहाड़ी इलाका होता है, ढलान एरिया होती है, क्योंकि वहाँ पे ना भूक्षरण को रोकने का प्रयास किया जाता है, मृदा अपरदन को। अब चौथा 10वां देखिए, चिपको आंदोलन चलाने का श्रेय किसको जाता है? तो चिपको आंदोलन जो चलाने का श्रेय है सुंदरलाल बहुगुणा जी को है। वो तीसरा वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। 11 देखिए, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क की बात करता है, पश्चिम बंगाल में मौजूद है। तीसरा वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। 12 देखिए, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? भारत में देखिए 21.05% भूभाग पर वन है, अर्थात ये पहला वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। 13 देखिए, बांधों को डैश कहा जाता है। बांधें जो होती है ना, बांध, ये बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आती है, क्योंकि वहाँ से फसलों की तो सिंचाई होती है, फिर मत्स्य पालन भी किया जाता है, अनेक उद्देश्य की पूर्ति होती है, इसीलिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, अर्थात पहला वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न 14 देखिए, रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में स्थापित है? देखिए, ये उत्तर प्रदेश पिपरी नामक स्थान, यहाँ पे रिहंद परियोजना है। रिहंद बांध परियोजना सोनभद्र जिले में। तीसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। और इसके बाद 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? 15 वाला क्वेश्चन देखिए, रोपण फसल में आता है आपका कपास को रोपण फसल के अंतर्गत रखा गया है। ये पहला वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। 16 देखिए, बेल्जियम कहाँ स्थित है? बेल्जियम यूरोप में स्थित होता है बेल्जियम। चौथा वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न बढ़िए, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 संघीय राज्य हैं टोटल। 2 वाला ये विकल्प आपका राइट हो जाएगा। और 18 देखिए, भारत में स्थानीय निकायों में महिलाओं को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो 93.91% स्थान ये महिलाओं को, सारी ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्थानीय निकायों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया हो? तो मोर देन 33%। तो ये 33%, ये अर्थात ये तीसरा वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता की दर? केरल माना जाता है। केरल में हम बोल रहे थे कि 93.91% साक्षरता दर है। ये तीसरा वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। 20वां देखिए, द्वितीयक क्षेत्रक में शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र में खनन हमारा आता है। ये आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे 20 अंक के दिए गए हैं। अब यहाँ से आइएगा, वर्णनात्मक प्रश्न आप देख सकते हैं। खंड ब है, ये आपको कॉपी में लिखने होते हैं। नेपोलियन कौन था? उसके सुधार बताना है। सुधार देखिए, इसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस का ये सम्राट था।
फ्रांस का सम्राट था और उसने तमाम सुधार के कार्य अपने कार्यकाल में किया था। क्या किया था? फ्रांस में जो सामंतवादी था उसको समाप्त किया था और पुराने नियम और जो कर है और विशेषाधिकार, ये सब चीज़ों को उसने ख़त्म कर दिया था। और इसके बाद उसने एक बैंक ऑफ फ्रांस और बैंक डी फ्रांस की स्थापना किया था अपने कार्यकाल में, और सार्वजनिक शिक्षा में जो है ना इम्प्रूवमेंट किया था, सुधार किया था। तो ये नेपोलियन के संबंध में है। प्रश्न ऑप्शनल जो दिया है देखें, भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया और इसके कारण लिखना है। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चलाया था 8 अगस्त 1942 ईस्वी में, जिसको हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चला गया था? क्योंकि अंग्रेज इतना परेशान कर रखे थे, तो इसीलिए जो बिगुल छेड़ा था महात्मा गांधी जी ने, तो उन्होंने अंग्रेजों को अपने अंग्रेजों के शासन सत्ता को समाप्त करना चाहते थे और देश से खदेड़ना चाहते थे, इसीलिए ये आंदोलन चलाया गया था। आगे देखिए, आगे के केस में प्रश्न संख्या ए दूसरा दिया गया है, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है और इस समस्या का क्या उपाय हो सकता है। तो मृदा अपरदन का मतलब होता है ना कि हमारे धरती का जो ऊपरी उपजाऊ परत होती है, चाहे हवा से, चाहे पानी से, पशुओं के खुर से, किसी दैवी आपदा से, जब उस उपजाऊ भूमि को हटा दिया जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे फ्लो कर दिया जाएगा, उड़ा लिया जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं मृदा अपक्षय या मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक। और इस समस्या का निवारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा हरे पेड़ लगाइए, पेड़ पौधों को बचाइए। ठीक। और ये मृदा अपरदन करने वाली जो चीज़ें हैं जैसे पशु इत्यादि, इनसे थोड़ा सा बचाइए, घास फूस और झाड़ियों को लगाइए, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती को अपनाइए, तभी हम मृदा अपरदन रोक पाएंगे। प्रश्न अथवा में है, वनों के ह्रास का क्या कारण है। देखिए, वन जो ह्रास हो रहे हैं तेजी से, जो हम मानव प्राणी अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तमाम अंधाधुंध वनों की कटाई करते गए आज हमारे सामने हाहाकार मचा हुआ है। वन इतने कम हो गए हैं कि वातावरण हमारा पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। तो हरासमेंट का ही कारण है। हमने अपनी जनसंख्या को बढ़ाया, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाया, वनों को काट करके अपनी आवश्यकताओं के लिए फर्नीचर, मेज, दरवाज़ा, चौकी, और पशुओं को भी चराते हैं, औषधियाँ भी तोड़ते हैं। तो जलवायु परिवर्तन भी डिपेंड कर रहा है वनों के ह्रास का। इतना अंधाधुंध पर्यावरण बढ़ा, जंगलों का विनाश हुआ, पेड़ पौधे रहे नहीं, खेतीबाड़ी के लिए पौधों को कटान हुआ, तो ये सब है। अगला प्रश्न दिया है, देखिए तीसरा वाला, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। लोकतंत्र में सत्ता, लोकतंत्र माने जनता की सरकार, लोकतंत्र यानी कि जनता का ही तंत्र, जनता का सरकार लोकतंत्र है। तो इसमें जो सत्ता है, सत्ते की साझेदारी क्यों आवश्यक है। देखिए, इससे सामाजिक समूहों के बीच जो संघर्ष होता है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है सत्ते से, और राजनीतिक व्यवस्था जो है ना स्थिर रहती है। और इसमें क्या होता है कि सभी नागरिकों को अपना आवाज़ उठाने का एक हक होता है, अधिकार होता है, और हमारे जो मूलभूत सिद्धांत है उसका पालन भी किया जाता है। अथवा में है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन कीजिए, ये पूछा है। देखिए, संघ सूची क्या है। संघ सूची में क्या होता है कि इसमें कम से कम 100 विषय रखे गए हैं, 100 सब्जेक्ट रखे गए हैं, जिसपे केवल जो केंद्र सरकार होती है उसका संरक्षण देती है, कानून बनाती है, वो केंद्र सरकार के अधीन में रहती है संघ सूची। और दूसरा होता है राज्य सूची। इसमें तो राज्य सूची में कुल 61 विषय समाहित किए गए हैं। इसमें क्या होता है कि देश की जो राज्य हैं, राज्य सरकार है, वो कानून बनाती हैं और कानून का पालन करवाती हैं, जैसे जेल संबंधी हो, सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी हो, परिवहन संबंधी हो, और ये मद्यपान और ये मत्स्य इत्यादि संदर्भों में कानून लागू कर सकते हैं, फॉलो करवा सकते हैं। और तीसरा जो होता है समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए हैं, जिस पे केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सहमति से जो है ये पारित होते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शनल में है, ऑप्शनल क्या, फोर्थ क्वेश्चन पर आइए। चौथा प्रश्न आया हुआ है, आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं। देखिए, आर्थिक विकास से आशय हमारे देश के जो भी नागरिक हों उनके जीवन दशा में सुधार होना है, उनकी गरीबी का उन्मूलन होना है, गरीबी के स्तर में कम होना चाहिए, उनका जो जीवनचर्या है, जीवन
की गाड़ी है उसमें सुधार होना चाहिए, उनकी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होनी चाहिए, हमारे देश के फिर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। आर्थिक विकास का मतलब यही है। और गरीबी के स्तर में कमी आनी चाहिए, नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए, ये सब बातें हैं। फिर इसके बाद देखिए ये ऑप्शनल वाला जो क्वेश्चन दिया है कि मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो मनरेगा 2005 में आई थी और इसका मेन लक्ष्य था कि गरीब तबके गांव ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं उनको रोजगार मुहैया करना। जो रोजगार या काम करने के इच्छुक व्यक्ति हैं उनको सरकार 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार देती है। इसका मेन लक्ष्य है कि पलायन को रोकना और गांव में ही जनता को, गरीबों को काम देना। इसका मेन उद्देश्य यही था। अब यहाँ से देखिए प्रश्न वर्णनात्मक शुरू होता है, ये 24 मार्क का दिया गया है। 5वां प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए। देखिए फ्रांस की जो क्रांति थी 1789 से 1799 ईस्वी तक चली थी और इसका कारण क्या था? इसका कारण यही था कि उस समय 2 युद्ध जो हो रहे थे, 2 युद्धों के जो दौरान मनमुटाव की भावना थी, वो सरकारी ऋण आ गया था। खास करके जो ये बोलते हैं ना कि सरकारी कर्जा, सरकारी ऋण, तो सरकारी ऋण चुकाने के लिए उस समय एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम राजा लुई होता था। राजा लुई 16वां था वो। उसने क्या किया कि ऋण को चुकाने के लिए जो कर लगाए जा रहे थे, करों में वृद्धि करने की मांग किया था, इच्छा किया था। और इसी बात पर असहमति हुई 2 देशों के बीच और उसमें युद्ध का ये रूप ले लिया। ये फ्रांस की क्रांति का मेन कारण था। अथवा में दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का वर्णन कीजिए। देखिए महात्मा गांधी जी मेन हीटर थे युवा भारत के, और उन्होंने क्या किया था, तमाम प्रकार के ऐसे आंदोलन चलाए जिसके सामने जो है अंग्रेज लोग नतमस्तक हो गए। बहुत से आंदोलन चलाए थे अंग्रेजों के खिलाफ में। उन्होंने पहले तो चंपारण, जो बिहार चंपारण है, चंपारण में आंदोलन चलाया था। वहाँ पे जो गरीब तबके के किसान लोग होते थे उनके जमीन का ढेर सारा भाग उपज अंग्रेज लोग या जो बड़े बड़े काश्तकार होते थे ले लेते थे, उनके खिलाफ ये चंपारण आंदोलन चलाया था। और सेकेंडली ये खेड़ा आंदोलन गांधी जी का था। फिर थर्डली है असहयोग आंदोलन उनका था। सविनय अवज्ञा आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। तो ये उनके आंदोलन है जिसका आपको जिक्र करना है। इसके बाद प्रश्न संख्या, आइए अगला क्वेश्चन, हम लोग 6वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 6वां प्रश्न क्या है? 6वां है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए। मिट्टी, तो जब मिट्टी की बात आती है तो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जैसे काली मिट्टी है जो उपज के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, अलग अलग फसलें, लेटराइट मिट्टी है यहाँ पे, और रेगिस्तानी भी मिट्टी है। इनका आपको डिटेल में जिक्र करना है, विस्तार से वर्णन करना है। अथवा वन्य जीव संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता एवं इसके संरक्षण के बारे में उपाय बताना है। देखिए वन्य जीव संरक्षण का मेन मकसद यही है कि जंगली जो जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, उनका हमें रक्षा करना है, उन्हें बचाना है। वन्य जीव संरक्षण का मतलब यही है। इसकी आवश्यकताओं में इसके संरक्षण के क्या उपाय हैं? तो जंगली जीव जंतु जो तमाम प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उनको बचाने की कवायद हम और हमारी सरकार मिलकर कर रही है। और इस दशा में इसकी जो नेसेसिटी आज बढ़ गई है, आवश्यकता, इसमें तमाम जो जैव विविधता, जैव प्रणाली, जैव जो जातियां हैं, जीव हैं, उनका रक्षा किया जाता है। और इसमें जो जल है हमारा, वायु है, मृदा है, इसका भी संरक्षण दिया जाता है। पारिस्थितिकी पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने की बात किया जाता है। तो ये जो वन्य जीव संरक्षण है, इस पे जो जीव जंतु हैं इनके आखेट, इनके शिकार पर प्रतिबंध लगाइए। अनावश्यक तौर पर जंगली जीव जंतुओं को जो क्षतिग्रस्त कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभ्यारण्य बनाना चाहिए, राष्ट्रीय उद्यान बनाएं, चिड़ियाघर स्थापित करें, चिड़ियाघर का मौके दर मौके इसका दौरा करें। ये इसके आवश्यकता और इनके उपाय हैं। फिर अगला प्रश्न की तरफ आइएगा, संघवाद किसे कहते हैं और संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताना है। तो 7वां प्रश्न जो संघवाद की बात करता है, तो संघवाद, देखिए संघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें देश के भीतर क्या होता है, सरकार के 2 या 2 से ज़्यादा स्तर होते हैं, स्तर, लेयर, स्तर। इन स्तरों के बीच सत्ता का क्या होता है, बंटवारा होता है।
ठीक है, सत्ता का बंटवारा होता है। और संघवाद की यहाँ पर पूछा है कि खासियत या प्रमुख विशेषताएं यही होती है कि संघवाद में जो सरकार के अलग अलग स्तर होते हैं, स्तरों का अपना क्षेत्राधिकार होता है। और सेकेंडली ये कि संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव जो किया जाता है तो सरकार के जो दोनों स्तर होते हैं उनकी सहमति बड़ी जरूरी होती है। और थर्डली ये होता है कि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच जो शक्ति होती है ना, उसका बंटवारा आवश्यक होता है। अथवा दिया है, अथवा जातिवाद भारतीय लोकतंत्र के मार्ग की बाधा है। जातिवाद, यस, तो जातिवाद भारतीय लोकतंत्र के मार्ग में बाधा है, तो बात सही है। जहाँ पर जातिवाद आएगी तो लोकतंत्र का जो विकसित होता हुआ मार्ग दिखता है उसमें तो बड़ा रोड़ा पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र ये कहता है कि सबके समान, सबके लिए समान बातें होनी चाहिए, सबके अधिकार की संरक्षण होना चाहिए, सभी को हक और अधिकार है। यानी कि लोकतंत्र समानता के अधिकार की अवधारणा जो है ना, उसी पर आधारित होता है हमारा लोकतंत्र। लेकिन जो जातिवाद है, जातिवाद असमानता का भाव बोध कराता है। इसमें होता क्या है कि कुछ जातियां अपने आप को दूसरे के सामने दूसरी जातियों से श्रेष्ठ मानती हैं, तो अभी ये जो भेदभाव होता है ना, इससे कहीं न कहीं असमानता आती है। तो कहीं न कहीं लोकतंत्र तो भाई मार्ग में बाधा तो है ही। फिर आगे देखिए प्रश्न 8वां की तरफ आइएगा। 8वां प्रश्न ये है कि मानव विकास हेतु कौन से मापदंडों का प्रयोग किया जाता है। मानव विकास हेतु कुछ मानदंड बनाए गए हैं, जैसे जीवन प्रत्याशा मानदंड है, ये सूचकांक है, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, जो कि मानव के स्वास्थ्य की बात करता है, लंबे समय तक स्वास्थ्य कायम रहे। और दूसरा होता है शिक्षा सूचकांक, जो कि ज्ञान को दर्शाता है। और इसमें तीसरा एक दर्जित है आय सूचकांक, जो जीवन स्तर को दर्शाता हो। अथवा दिया आर्थिक क्रियाओं के आधार पर 3 प्रमुख क्षेत्रों का विवरण देना है। तो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर जो 3 प्रमुख क्षेत्र बताया गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कच्चा माल होता है, द्वितीयक में कच्चे माल का विनिर्माण होता है, और तृतीयक में सेवा संस्थाओं तक उन मालों को भेजा जाता है। तो इसके आधार पे आप इसकी विवेचना करेंगे। इसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ से देखिए आपका मानचित्र आ गया है, जिसको भारत के नक्शा में दर्शाना है उचित चिन्हों की सहायता से। नक्शा को आप अच्छे से देख करके जाइए। इंडिया और विश्व दोनों का नक्शा यहाँ पे क वाला इंडियन मैप में यहाँ पे बोल रहा है कि वह स्थान जहाँ गांधी जी ने बागान अर्थात जो बाग की बात करता है, व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया था, वो मुद्दा था वो चंपारण जिले से उन्होंने ये बागान जो किसानों के खिलाफ में थे उनके खिलाफ कार्रवाई किया। ये दूसरा प्रश्न है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको दर्शाना है नक्शा में अमृतसर, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर। और तीसरा, वह स्थान जहां नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ था, गुजरात जो प्रांत होता है, गुजरात के साबरमती आश्रम से नमक आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और 1942 देखिए, वह स्थान जहां 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो अखिल भारतीय कांग्रेस बॉम्बे अधिवेशन है वो स्थान आपका, बॉम्बे अधिवेशन। और 5वां देखिए, वह स्थान जहाँ पे 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन 1929 में स्थापित किया गया था। तो इस तरह से ये भारत और ये नीचे आपके विश्व के मानचित्र में दर्शाना है। सो वेरी वेरी थैंक्स।